नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के अगले टॉपिक जिसका नाम है जल संसाधन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और भूगोल से रिलेटेड यह सामाजिक विज्ञान का आखिरी टॉपिक है। इसके पहले 5 टॉपिक के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सभी वीडियोस उपलब्ध हैं और आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन से रिलेटेड टॉपिक के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा महासागरों में लवणीय जल के रूप में पाया जाता है? तो लगभग 96.5%, यानी केवल 2.5% जल ही अलवणीय यानी मीठा जल है। बाकी सब जो है 96.5% जल जो है विश्व में कुल जल का वो खारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल अलवणीय जिसको मीठा जल भी कहा जाता है लगभग 70% हिस्सा कहाँ संचित है? मीठे जल का जो पूरे विश्व में कितना है? लगभग 2.5%। और उस 2.5 का भी 70% हिस्सा कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और पर्वतों के ग्लेशियरों में स्थित है 70%। यानी कि बाकी जो विश्व बचा उसमें केवल उस 2.5% का केवल 30% हिस्सा बचा हुआ है। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया कितना प्रतिशत अलवणीय जो जल है, तो यहाँ पर देखिए 2.5% आ रहा है। अब इसका कितना 70% हिस्सा कहाँ पर है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतों के ग्लेशियरों पर। अगला प्रश्न, जल चक्र के माध्यम से निरंतर रिसाइकल होने के कारण जल को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? नवीकरण योग्य संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तमिलनाडु। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी दंड का प्रावधान है। अब देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत का वह कौन सा पहला राज्य जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को किसने गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पेयजल के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? टांका। राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहां पेयजल के भंडारण के लिए, यानी कि जब बारिश होती है उस समय वहां पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उस पानी को वह पूरे वर्ष भर यूज में लेते हैं। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में बांस के पाइपों द्वारा झरनों के पानी को सिंचाई के लिए ले जाने की 200 वर्ष पुरानी प्रणाली प्रचलित है? मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहा जाता है, बेम्बो ड्रिप इरिगेशन। यानी कि जो है पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, वहां पर बांस के पाइपों से झरनों का पानी ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि हेतु सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? गुल या कुल उनको कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि हेतु सिंचाई के लिए बनाई गई जो वाहिकाएं होती है, चैनल्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में वर्षा जल संचयन और कृषि भूमि में नमी बनाए रखने के लिए विकसित किए गए खेतों को क्या कहा जाता है? खादीन। अन्य अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इन्हें जोहड़ भी कहते हैं। भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड परियोजना किस नदी घाटी पर निर्मित की गई है? महानदी पर। ये वाला प्रश्न भी जो है कई बार पूछा गया है। हीराकुंड परियोजना किस नदी घाटी पर निर्मित की गई है? तो महानदी पर निर्मित की गई है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए प्रसिद्ध भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है?
सतलज और व्यास नदी प्रणाली पर स्थित है। यह उत्तर पश्चिम भारत की विशालतम सिंचाई परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना। विशाल सरदार सरोवर बांध किस नदी और मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है और गुजरात में जो है यह स्थित है। ये 4 राज्य इसमें सम्मिलित हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नर्मदा नदी पर बना है गुजरात। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी घाटी परियोजना नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी घाटी परियोजना है नागार्जुन सागर बांध, जो है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। कि हिमालयी क्षेत्र में किस प्रसिद्ध नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। यहाँ 2 नदियों के संगम पर बना है ये, भागीरथी और भिलांगना नदी पर। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। और यदि 2 नदियों के नाम आए तो भागीरथी और भिलांगना नदी आपको याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू और कश्मीर में भारत की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांध के विरोध में चले गैर सरकारी सामाजिक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो मेधा पाटकर जो है उन्होंने इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता होने के बावजूद वहां जल दुर्लभता का सबसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक कारण क्या होता है? तो अत्यधिक जनसंख्या, जल का अतिशोषण और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला प्रसिद्ध राणा प्रताप सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। यह बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में यदि मध्य प्रदेश जो है यहां से और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा बनाने वाली ये नदी है। इस पर जो है गांधी सागर बांध मुख्यतः जो है बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना रिहद बांध किस प्रसिद्ध बड़ी नदी की सहायक नदी पर निर्मित है? तो सोन नदी पर निर्मित है। रिहद नदी सोन की ही सहायक नदी है। पश्चिमी घाट के निकट स्थित कोयना बांध परियोजना भारत के किस राज्य का एक प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई स्रोत है? महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। कोयना बांध परियोजना जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। कृष्णा की सहायक नदी पर बनी तुंगभद्रा परियोजना मुख्य रूप से किन 2 राज्यों का एक संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। घरेलू, अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू उपयोग के अतिरिक्त वर्तमान समय में भारत के जल संसाधन के प्रदूषित होने का सबसे तीव्र व मुख्य कारण क्या है? उद्योगों द्वारा बिना उपचारित किए नदी नालों में बहाया गया हानिकारक कचरा, शहरी अनुपचारित सीवेज और कीटनाशक। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण तकनीक को व्यापक पैमाने पर अपनाने का सबसे प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालिक लाभ क्या होता है? तो सही उत्तर है भूजल स्तर में सुधार होता है और प्राकृतिक भूजल स्रोत का पुनर्भरण होता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष कानून बनाकर राज्य के सभी घरों के लिए वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया था? तो तमिलनाडु सरकार ने 2001 में जो है भूजल स्तर को ऐतिहासिक रूप से गिरने से बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है यह कानून बनाया है। राजस्थान के थार मरुस्थल व अर्धशुष्क क्षेत्रों में टाका या अन्य जलाशयों में संचित प्राकृतिक वर्षा जल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पालर पानी
कहा जाता है। इसे इस क्षेत्र में जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल व अर्धशुष्क क्षेत्रों में टांका या अन्य जलाशयों में संचित प्राकृतिक वर्षा जल, यानी कि वर्षा का जो जल है उसको संचित किया जाता है टांका बनाकर, और उसे कहा जाता है पालर पानी। भारत में उत्पादित होने वाली कुल विद्युत ऊर्जा में जल विद्युत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 22% है। अगला प्रश्न है, राज्यों के बीच चलने वाला कृष्णा गोदावरी जल विवाद मुख्य रूप से किस राज्य सरकार द्वारा कोयना नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के कारण शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र सरकार कोयना नदी पर जल विद्युत के लिए जल मार्ग परिवर्तित करने से निचले राज्यों कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में जल प्रवाह घट गया था। विशाल बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं के विरोध का सबसे बड़ा और प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा स्थानीय आदिवासी और कृषि समुदायों का अपनी पैतृक भूमि और आजीविका से बड़े पैमाने पर विस्थापन। अगला प्रश्न है, नदी के ऊपर बांध बनाने से जलाशय की तली में गाद का जमाव बढ़ जाता है। इसका गंभीर नकारात्मक परिणाम क्या होता है? जलीय जीवों के प्राकृतिक भोजन आवास नष्ट होना और बाढ़ के समय नदी का पानी संचित न होकर सीधे मैदानी भागों में फैलना। इतिहास में किस नदी को विनाशकारी बाढ़ के कारण ओडिशा का शोक कहा जाता है, जिस पर बाद में हीराकुंड बांध बनाया गया था? तो महानदी। ये प्रश्न याद रखिएगा। हीराकुंड बांध के निर्माण के बाद ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण में भारी सफलता मिली है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओडिशा का शोक महानदी। भारत सरकार के ग्रामीण जल जीवन मिशन JJM का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा स्वच्छ जल प्रदान करना। राजस्थान के अलवर जिले व अन्य भागों में वर्षा जल को संचित कर भूजल को रिचार्ज करने वाले पारंपरिक छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? जोहड़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना है जो सतलुज व्यास नदी में जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई दोनों के काम आती है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित नहीं है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। अब देखिए, जब राणा प्रताप सागर वाला प्रश्न आया था तब मैंने आपसे कहा था गांधी सागर बांध भी जो है चंबल घाटी परियोजना में है। क्यों? क्योंकि जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा। इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध भी स्थित है, कोटा बैराज भी स्थित है, गांधी सागर भी स्थित है और राणा प्रताप सागर भी स्थित है। लेकिन जो गांधी सागर बांध है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी ये तीनों बांध जो है राजस्थान में स्थित हैं। नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय कहने का मूल वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण क्या है? क्योंकि ये सिंचाई के काम आती है, जल विद्युत के काम आती है, घरेलू जलापूर्ति के काम आती है, बाढ़ नियंत्रण होता है इनसे, और मत्स्य पालन जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी जो अमेरिका टेनेसी वैली से प्रेरित थी? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1948 में शुरू हुई थी। ऐतिहासिक रूप से किस नदी को विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? हाँ, दामोदर घाटी। दामोदर नदी जो है, तो दामोदर घाटी जो थी वहां पर दामोदर कॉर्पोरेशन के निर्माण के बाद जो है वहां पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाने वाली दामोदर नदी का विनाश कम हुआ है। एक तरह से हम कहें तो बहुत ही कम लेवल पर पहुंच गया है। भारत विश्व की कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करता है? विश्व की 4%। विश्व में जितनी वर्षा होती है उसका केवल 4% भाग प्राप्त करता है। जल का घनत्व वैज्ञानिक रूप से किस विशिष्ट तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद जल का आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होने लगता है। इंदिरा गांधी नहर के आने से राजस्थान की किस प्राचीन जल संग्रहण
पद्धति को भारी धक्का लगा है टाँका प्रणाली को। 12मासी नहर के कारण ग्रामीण पेयजल आसानी से उपलब्ध होने से लोग पारंपरिक टाँका को छोड़ रहे हैं। यानी कि पहले टाँका प्रणाली जो है सभी घरों में उपलब्ध थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की मुख्य नहर है, इसके कारण जो है अब लोगों को जो है निरंतर पानी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के अर्ध शुष्क तटीय क्षेत्रों में छत वर्षा जल संचयन का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भूजल का पुनर्भरण करना, ताकि तटीय भूमिगत जल स्रोतों में समुद्री खारे पानी का प्रवेश रोका जा सके। जल प्रदूषण के कारण फैलने वाले जल जनित रोगों में सबसे आम रोग कौन सा है? हैजा, पेचिश और टाइफाइड। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना का मुख्य बांध गांधी सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है यह, मध्य प्रदेश में। बांधों के निर्माण से नदियों के प्राकृतिक बहाव पर क्या प्रतिकूल जैविक प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक बहाव और तलछट अवरुद्ध होने से जलीय जीवों, विशेषकर अंडे देने वाली मछलियों का प्राकृतिक प्रवास रुक जाता है। गुजरात में साबरमती बेसिन के किसान सूखे के दौरान किस बात को लेकर हिंसक आंदोलन पर उतारू हो गए थे? सूखे के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने के कारण। रिहद बांध परियोजना किस राज्य के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। इसके जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला प्रसिद्ध मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का प्राथमिक कारण क्या है? ब्लू प्लेनेट। इसके लगभग 3/4 धरातल पर महासागरों व अन्य जल स्रोतों के रूप में जल की सघन उपस्थिति के कारण। अलवणीय जल की प्राप्ति का प्रत्यक्ष व मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गहरे महासागर। भारत सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम और उस पर नियंत्रण के लिए जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1974 में। तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर से रिलेटेड और भूगोल के जल संसाधन वाले टॉपिक के आज हमने प्रश्नों को पढ़ा, और इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने जाने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।